हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट, यूनियन एंड इट्स स्टेट। इसके अंदर हम देखेंगे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, क्योंकि डिस्प्यूट होता है कि इंडिया वर्ड यूज़ किया जाए भारत, इसलिए दोनों वर्ड्स को लिया गया। शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे यूनियन वर्ड क्यों यूज़ किया, जबकि हमारे यहाँ पे तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडियन स्टेट की अगर हम बात करें तो उनके पास कोई पावर नहीं होती कि वो अपने खुद का बॉर्डर चेंज करे। वो सारी पावर जो होती है वो सेंट्रल के पास होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है इवन विदाउट देयर कंसेंट, इसलिए यहाँ पे यूनियन बोला गया। ठीक है, तो अब इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो बहुत बार यही पूछ लेते हैं कि अंडर विच आर्टिकल इट इज मेंशन। तो आर्टिकल 1 क्या क्या है, सेकंड क्या कह रहा है? स्टेट एंड टेरिटरीज एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। कौन सी स्टेट, कौन सी टेरिटरीज जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाई है। एंड जो टेरिटरी है वो क्या कंप्राइज करेगी? कंप्राइज टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूटी एंड सच अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड। मीन्स जो भी टेरिटरी होगी स्टेट की, यूटी भी आएगी, प्लस जो एक्वायर की है। एक्वायर का मतलब लाइक पौंडीचेरी। पौंडीचेरी जो हमने एक्वायर करी थी, किससे करी थी? फ्रेंच से करी थी। तो आर्टिकल 1 क्लियर। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, और स्टेट एंड टेरिटरीज कौन कौन सी आएंगी? जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दी गई हैं, और उसमें वो भी आएंगी जो हमने एक्वायर की है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बात करता है? आर्टिकल 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एडमिशन भी कर सकती है, एस्टेब्लिशमेंट भी कर सकती है न्यू स्टेट का। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो एक्सटर्नल पावर की बात की जा रही है। एक्सटर्नल पावर का मतलब, अगर मान लो नेपाल है, चाइना है, अगर इसका कोई पार्ट अगर क्या कर रहे हैं हम अपने उसमें एडमिट कर रहे हैं, तो अब जब एडमिशन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। एस्टेब्लिश का मतलब जो पहले से उसका कोई नेम नहीं है, वो खुद बना रही है उसको, तो वो एस्टेब्लिश भी कर सकती है। तो इट मीन्स आर्टिकल 2 के अंदर इंडिया में पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में उसका पार्ट इंक्लूड कर सकती है। नेक्स्ट कम आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? वो फॉर्मेशन एंड ऑल्ट्रेशन की बात करता है कि आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी फॉर्मेशन कर सकती है, ऑल्ट्रेशन कर सकती है। किसका? बाउंड्रीज ऑफ स्टेट का। चाहे वो बाउंड्रीज ऑफ स्टेट को ऑल्टर करे या उनको ज्वाइन करे, यूनाइट करे। इट मीन्स जहां आर्टिकल 2 के अंदर उसके पास फॉरेन के रिगार्ड में पावर थी, मीन्स एक्सटर्नल पावर थी, आर्टिकल 3 के अंदर उसके पास कैसी पावर है? इंटरनल पावर की बात की गई है। तो आर्टिकल 3 के अंदर कैसी पावर है? इंटरनल पावर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एंड 2014 में जो ये तेलंगाना फॉर्म हुआ था, तो ये सारे जो फॉर्मेशन किए गए कि हाँ उन्हें सेपरेट कर दिया गया, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर करे गए हैं? आर्टिकल 3 के अंदर करे गए हैं। तो आर्टिकल 3 के अंदर और भी चीज़ें बताई गई हैं कि आर्टिकल 3 के अंदर क्या क्या कर सकती है कि वो नई स्टेट बना सकती है, भले उसका चाहे वो सेपरेशन के थ्रू बनाए, चाहे वो यूनाइट के थ्रू करे। सेकंड क्या कहता है? वो कोई भी एरिया को, स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है, कोई भी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है, ठीक है, या फिर उनके नेम में भी ऑल्ट्रेशन कर सकती है, जैसे भी इलाहाबाद का प्रयागराज में हुआ। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि जो अभी अगर नेम में जो चेंज हुआ है, ये पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो अंडर विच आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 3 के अंदर गिवन है। तो आर्टिकल 3 क्या कह रहा है कि ऑल्दो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फॉर्म है, फेडरल फॉर्म मतलब हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पर आर्टिकल 3 जो है वो इंडिकेट कर रहा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। क्योंकि हम इसलिए ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्योरली फेडरल नहीं कहते, क्यों? क्योंकि उसके कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो उसको फेडरल फॉर्म ना बना के यूनिटरी बनाते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ दैट फीचर आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 में हम बात करते हैं प्रोसेस टू पास अ बिल। जैसे अंडर आर्टिकल 3, जैसे कि अगर अभी देखा जाए नेम चेंज करना है या फिर कोई भी उसका बाउंड्री सेपरेट करनी है, तो कोई भी बिल अगर आप ऐसा कोई इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या लोगे? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लोगे। मीन्स
पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी हाउस के अंदर तभी उस मुद्दे पे बात होगी जब प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर क्या दे दिए है, अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, ओनली देन इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। और ठीक है, फिर वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब क्या करेगी पार्लियामेंट, अब जिस स्टेट के रिगार्ड में होगा उस स्टेट को क्या देगी, नोटिस देगी कि ऐसे ऐसे आपका नेम चेंज हो रहा है, एरिया हो रहा है, तो आपके क्या व्यूज है। भले उस स्टेट के पॉजिटिव व्यूज हो, नेगेटिव व्यूज हो, डजेंट मैटर, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से ही करेगी। इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि उसको दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने दिन तक का टाइम होगा उस स्टेट की लेजिस्लेचर के पास। तो ऐसा कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है, ये प्रेसिडेंट अलाउ करता है कि हाँ इतने टाइम के अंदर आपको उसका क्या देना होगा, आंसर देना होगा। देन आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि कोई भी लॉ जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर है, कि हम अगर देखा जाए कि अब कोई एक्सटर्नल लेके अंदर अपने इंडिया में इंक्लूड कर रहे हैं या इंडिया की विद इन बाउंड्रीज को ही कर रहे हैं, तो वो अमेंडमेंट के अंदर नहीं देखे जाएंगे। अमेंडमेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 368 गिवन है, तो वो 368 आर्टिकल में नहीं माने जाएंगे। तो अमेंडमेंट का इसके अंदर नहीं होगा। इट मीन्स अमेंडमेंट के लिए क्या चाहिए होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे तो हम इसका मतलब ऑर्डिनरी लॉ की बात करें जो कि सिंपल मेजोरिटी से ही क्या हो जाएगा, गवर्न हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, सिंपल मेजोरिटी की जाती है 50% + 1। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल लोकसभा में मेंबर्स होते हैं 545, जब वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे कितने प्रेजेंट और वोटिंग थे 530, तो 50% जो होगा 530 का वो क्या हुआ 265 में +1, तो 266 मेंबर्स की अगर हाँ होगी, यस होगी, उनकी वोटिंग होगी, तो वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो आर्टिकल 4 क्लियर करना चाह रहा है कि जो 2 और 3 में हम जो कर रहे हैं उसके लिए कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 368 के अकॉर्डिंग इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंपल मेजोरिटी, एंड सिंपल मेजोरिटी मीन्स 50% + 1। अब आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है कि हमने पढ़ा पार्लियामेंट के पास पावर है वो डिमिनिश कर सकती है एरिया को। तो क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडिया के किसी पार्ट को फॉरेन कंट्री में भी दे सकती है। तो ये मुद्दा जो अराइज हुआ था, ये इनरी बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज 1960 में अराइज हुआ था। इस केस में क्या था, ये जो इनरू बेरूबारी जो है, बेरूबारी एक विलेज है, तो इसके ऊपर बात हुई थी कि ये पाकिस्तान को देने की बात हो गई थी, ये पाकिस्तान को देंगे। तो बहुत मुद्दा उठा था कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है, तो यहाँ पे इनरी वर्ड क्यों लगाया, वर्सेस वगैरह क्यों नहीं है, क्योंकि इनरी क्या होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट की। इट मीन्स प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले रहा है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होता है अंडर आर्टिकल 143, जिसके अंदर प्रेसिडेंट, जैसे इस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, प्रेसिडेंट ने किससे एडवाइस ली थी, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली थी। तो यहाँ पे इस केस में यही अराइज हुआ था कि जब एडवाइस 143 में ली, पर यहाँ एक चीज़ और याद रखना, ये एडवाइस कंपलसरी नहीं है, मीन्स ज़रूरी नहीं है प्रेसिडेंट माने, ये एक एडवाइस है, आप मानो या ना मानो। तो यहाँ पे यही बात उठी थी कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है 2 और 3 के अंदर कि वो इस तरीके से कर सकती है। तो ये क्लियरली बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है अंडर आर्टिकल 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 की जो बात करी गई है 4 में साफ क्लियरली बता दी गई है कि ये अमेंडमेंट नहीं है, ये एक सिंपल ऑर्डिनरी लॉ की बात हो रही है। तो पार्लियामेंट 2 और 3 के अकॉर्डिंग नहीं कर सकती है कि वो कोई भी फॉरेन कंट्री को इंडिया का कोई भी पार्ट दे दे, क्योंकि वहाँ पे तो वो इंडिया के ही पार्ट को कर रही है, तो वो रहेगा तो इंडिया में ही, तो इसलिए इंडिया को से बाहर कोई पार्ट नहीं दे सकती। ठीक है, और अगर वो कोई पार्ट ऐसा देती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा अंडर आर्टिकल 368, एंड उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से ही वो क्या कर सकती है, ऐसे ट्रांसफर कर सकती है। तो इट वाज द रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन की जो 2, 3, 4 की बात है। तो पार्लियामेंट हैज पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो ट्रांसफर कर सकती है अदर कंट्री को। In this regard, Supreme Court has advised that Article 4 टोटली किससे कोरिलेटेड है, शेड्यूल 1 और 4 से है, जो कि 2 और 3 से है। मीन्स पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ और अमेंड एनी
टेरिटरी अंडर आर्टिकल 4 विच डू नॉट कम इन द परव्यू ऑफ 2 and 3, मीन्स जो 2 and 3 में नहीं आएगा वो उसके रिगार्ड में नहीं कर सकती। तो दिस स्कीम डज नॉट इंक्लूड एनी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू ट्रांसफर एनी इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट। तो 2 और 3 के रहते हुए वो नहीं कर सकती, और अगर वो करेगी तो वो आर्टिकल 368 के करेगी। और यहाँ पे उसने पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया था, जिससे हमारा अमेंडमेंट हुआ था, 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। 9th शेड्यूल जो था वो था लैंड के रिगार्ड में था, तो तब दे दिया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल 100th अमेंडमेंट जो हुआ था बांग्लादेश के रिगार्ड में, तो तब भी दे दिया गया था। तो यहाँ पे अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या करा था, 9th अमेंडमेंट एक्ट किया था 1969, शेड्यूल नहीं 9th अमेंडमेंट एक्ट सॉरी, वो किया था। उसके बाद ही वो ये क्या है ट्रांसफ़र कर सके थे पाकिस्तान को। तो होप ये आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट अगर करना चाहती है ट्रांसफ़र तो कैसे करती है। और कुछ थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के बाद का ये भी था, कुछ प्रोविंसेस थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, तो कहा गया प्रिंसली स्टेट्स वगैरह को कि आपकी मर्जी है, आप इंडिया में जुड़ जाओ या पाकिस्तान में जुड़ जाओ या आप इंडिपेंडेंट रह लो। तो बहुत सब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी पॉसिबल करा एंड 549 जो है वो इंडिया में ज्वाइन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 स्टेट्स थी, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, ये तीनों ही नहीं हुई थी। फिर हैदराबाद में एक पुलिस एक्शन हुआ था, जिसकी वजह से हैदराबाद फिर इंडिया में आ गई थी। जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जिसमें पब्लिक से उनकी ओपिनियन ली जाती है, येस एंड नो में आपको आंसर करना है। एंड कश्मीर को जो उससे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। तो होप ये आपको क्लियर हो, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4। ओके, थैंक यू।